ईरान की जानिब से भी जिस तरह रूस की बजाय अब चीन के दिफाई हथियारों पर शिफ्ट किया जा रहा है, जैसे J-10C जहाज़ों की खरीदारी का कहा गया है, आप क्या समझते हैं अगर ये जहाज़ ईरान के पास आ जाए तो उनकी फ़िज़ाई ताकत में कितना इज़ाफ़ा होगा और ये इसराइल के लिए कितना ख़तरनाक है? J-10 बहुत पोटेंट जहाज़ है। रशियन जहाज़ जो अभी मौजूद हैं, वो बहुत पोटेंट हैं, जिनको लेना चाहिए और ईरान को उसकी अच्छी ट्रेनिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान से वो रवाबित कर सकते हैं, JF-17 ले सकते हैं और इसी तरह मतलब कम से कम उनके पास ऐसे जहाज़ ज़रूर होने चाहिए, जो कि 4, 4.5 या 5 जनरेशन जहाज़ हों, जो कि एक अच्छा आपको डिफेंस दे सकें, दिफा दे सकें हवा में और जो भी दुश्मन आए, किसी भी टेक्नोलॉजी के बिल्कुल, साथ, और कम से उसके कम डिफेंस उसको के लिए किसी हद तक काउंटर बिल्कुल कर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईरान पे अभी भी प्रेशर है और ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि उसे अगर यूरेनियम अफ़सुदगी से रोका गया तो वो अमेरिका से मुआहिदा नहीं करेगा। आप समझते हैं कि ईरान के इस रवैये पर ट्रंप दोबारा कोई मिसएडवेंचर करेगा और इसराइल को ईरान पर जारहियत के लिए सपोर्ट करेगा? अगर ऐसा होता है तो इस बार जंग का दायरा-कार क्या होगा? क्या दीगर ममालिक भी इसमें कूदेंगे? देखिए जी, जब से ये जंग खत्म हुई है, मैं समझता हूँ कि ईरान की पोज़ीशन पहले के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है और ईरान हाँ। को अब चाहिए कि जितना टाइम उसके पास अवेलेबल है, उसको या तो न्यूक्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है और इस जंग के बाद उसने और उसके मुल्क ने या उसके लोगों ने कम से कम इस बात का एहसास किया होगा, हुँ। जो पहले ये शायद समझते थे कि न्यूक्लियर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है और हमें कोई वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करनी चाहिए। जबकि मैं समझता हूँ कि अब उनको इस बात का ज़्यादा एहसास हुआ होगा। ईरान वाला फैक्टर अलाइव रखना इस वजह से भी ज़रूरी है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के वेपन्स भी बेचना चाहता है और हुँ। ये कंट्रीज़ जिनका मैंने आपसे नाम लिया, ये सबसे बड़े बायर्स हैं अमेरिका की वेपन्स का। जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, वो इनके पास राइट। ज़रूर जाती है। हुँ। तो और वो इस वजह से जाती है क्योंकि ईरान वाला फैक्टर या ईरान वाला थ्रेट ये हमेशा कंसिडर करते हैं। इन कंट्रीज़ को और किसी मुल्कों से थ्रेट हुँ। नहीं है जितना ईरान से है। तो आने वाले दिनों में ये ज़रूर होगा कि ईरान अगर किसी तरह से एनरिचमेंट की उस लेवल पे पहुँचता है कि जिसमें वो वेपन बना सकता है न्यूक्लियर, तो दोबारा इस तरह का हमला हो सकता है ज़रूर। और उसमें डेफ़िनिटली अगर इज़राइल इस तरह का हमला करेगा तो अमेरिका के एक सिग्नल और एक इश्तराक से ही होगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन, फील्ड मार्शल साहब का श्रीलंका और इंडोनेशिया का दौरा, ये भी बहुत अहमियत का हामिल नज़र आ रहा है और पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात के बढ़ने को भारत बड़ा ख़तरा महसूस कर रहा है। जबकि इंडोनेशिया मुस्लिम ममालिक के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है और इंडोनेशिया में इसराइल के हवाले से वही सख्त रवैया पाया जाता है जो पाकिस्तान का है। तो इन दौरों से मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सफारती और दिफाई पोजीशन कितनी मजबूत होगी? क्या हम कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में माइनस इंडिया कोई चाइना के अम्ब्रेला के अंडर कोई ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है? देखिए जी, जो इंडोनेशिया है मैं उधर रहा हुआ हूँ, मैंने कोर्सेज़ किए हुए हैं, मैं उनके जो लीडरशिप है, उनके साथ एडवाइज़र के तौर पे भी मैंने कुछ काम किया हुआ है। हुँ। तो इंडोनेशिया का एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए, वो हमेशा से हमें भाइयों की तरह समझते हैं। 71 वॉर में उन्होंने हमारे साथ बड़ा इश्तराक किया था और 65 वॉर में भी उन्हें जी, मतलब बिल्कुल। एक हमारी तरफ फेवरेबल डिस्पॉइस और हुँ। ओपनली कहते थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा-सा एक दरारें ज़रूर पड़ी हैं या आप कह लें कि पाकिस्तान ने अपना वो भाईचारा या वो एक कनेक्शन कहीं न कहीं खो इश्तराक या दिया। हुँ। कोऑपरेशन मेंटेन नहीं की। लेकिन इंडोनेशिया आपको हमेशा से बहुत पसंद करते हैं, उधर के लोग बहुत पसंद करते हैं हुँ। और उधर की लीडरशिप जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली अभी तक वो श्योर नहीं है कि वो राफ़ेल की तरफ जाएँगे या नहीं जाएँगे और पाकिस्तान की जब से ये जंग हुई है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। जी। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के साथ उनकी कोऑपरेशन ऑलरेडी चल रही है। पाकिस्तान की जो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं एयर फ़ोर्स की इधर उधर वो आते हैं एज़ ऑब्ज़र्वर ऑल्सो मुसफ़ में जो एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। पिछले 2-3 सालों से उन्होंने आना शुरू किया है और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा अपने जहाज़ भी लेकर आएँगे। तो ये कोऑपरेशन जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ हमें बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने की ज़रूरत हुँ। है। असल में इंडोनेशिया जो है वो हमारा हमेशा से एक मतलब मिलिट्री पार्टनर रहा है, मॉरल सपोर्ट उनकी हमेशा हमें रही है।
और उनके फीलिंग्स हमारे लिए बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि और इंडोनेशिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। देखिए जी, उनकी और इकोनॉमी ये जो फील्ड है मार्शल इस साहब के वक़्त बड़े 1 ट्रिलियन अहम से दौरे ज़्यादा होंगे श्रीलंका और इंडोनेशिया का, ख़ास तौर पर जी, मौजूदा टाइम में इन दोनों मुल्कों को एंगेज उनके करना। जी, उनके बिल्कुल जो स प्रेज़िडेंट अभी बने हैं प्रबोवो वो पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर थे और वो हुँ, एक्स 3 स्टार जनरल भी रहे हुए हैं। तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान की मिलिट्री सलाहियत को बहुत अच्छी तरह हुँ, जानते हैं और उन्होंने ये भी तहैया किया है कि वो अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएँगे और 2 तक लेकर जाएँगे, 2% ऑफ द जीडीपी। पहले उनका 1% के करीब था। राइट। तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जिसके पास पोटेंशियल मौजूद है, जिसके हुँ, पास पैसे मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को उनके साथ मिलिट्री इश्तराक ज़रूर करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान उन्हें ऑफ़र कर सकता है। ठीक, ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ेज़ के अलावा बहुत सी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, चाहे वो जो वो एवियोनिक्स शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल एयरोस्पेस ठीक। की हो हुँ, या चाहे वो आर्मी की हो, जिसको हम ऑफ़र कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर चाहिए कि उनके साथ इस हुँ। वक़्त एक इश्तराक करें, जबकि वो अपनी मिलिट्री को रीअलाइन कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज़ कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, जिस तरह खित्ते में चीन और पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीन और फिर ईरान और रूस के ऑफिशियल्स की मुलाकात और पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि भारत की दिहाइयों की सफारतकारी जो अब तकरीबन नाकाम हो चुकी है, उसकी क्या वजूहात हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, भारत काफ़ी अरसे से अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बहुत मुतहर्रिक करने की कोशिश करता रहा है और जयशंकर जो है उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा हुब्रिस वाला एलिमेंट भी रहा है कि वो समझते थे कि पाकिस्तान को उन्होंने कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया है इन लास्ट ऑलमोस्ट 10 इयर्स। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ और ना सिर्फ ये कि इंडिया को अपनी जंग में भी एक शिकस्त का सामना हुआ, लेकिन ओवरऑल एक उनको रियलिटी का भी पता चला कि कहाँ उनकी फॉरेन पॉलिसी खड़ी है। देखिए, इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट रहा है और जिसे मोदी हुकूमत बहुत स्ट्रांगली फॉलो भी करती है, ऑब्ज़र्व भी करती है और चाणक्य के डिसाइपल्स भी हैं, वो अर्थशास्त्र में ये बड़ा क्लियरली लिखते हैं कि जी योर इमीडिएट नेबर्स आर योर एनिमीज़ एंड द हुँ, नेबर ऑफ योर नेबर्स आर सपोज्ड टू बी योर फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने हमेशा फॉलो भी किया है। जिसकी वजह से रीजनल लेवल देखा जाए तो डेफिनिटली जो आपने बात की कि इंडिया की आइसोलेशन होती हुई नज़र आ रही है। जी। मैं खुद ज़ाती तौर पे चाइना जा चुका हूँ, श्रीलंका गया हूँ, बांग्लादेश मैंने कोर्सेज़ किए हैं। मैं उधर की जबकि बांग्लादेश के हसीना वाजिद की गवर्नमेंट भी थी, हुँ, तो अगर आप एक नॉर्मल पॉपुलेशन के लोगों से बात करते थे या इवन मिलिट्री के कुछ लोगों से बात करते थे, तो आपको पता चलता था कि उनके लिए उनका जो इमीडिएट थ्रेट है, वो उनका इमीडिएट नेबर इंडिया है। और अगर श्रीलंका को आप देखें तो श्रीलंका का तो नेबर है ही इंडिया सिर्फ, जी। उसके पास और तो आगे-पीछे सारा समुंदर है। तो उनके जो एहसासात थे वो इंडिया के मुतल्लिक़ बड़े नेगेटिव थे